इसका बिहेवियर, चार्ज resides on the surface of a conductor। ठीक है, जैसे मान लो यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया है। तरह कर है कि चार्ज जो होगा वह रिसाइड्स होगा ऑन द सरफेस, केवल सरफेस पर ही चार्ज होगा, अंदर नहीं। कैसे? तो यहाँ यह गॉसियन सरफेस लेते हैं वैसे ही, तो वहाँ चार्ज का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर जीरो होता है। सो इट मस्ट बी जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस which is also inside the conductor. So according to Gauss's law, the net charge inside the Gaussian surface must be zero. Thus charge inside in the interior resides in the interior of the conductor. It can only reside on the surface of the conductor. ठीक है? अब देखो, अब है चौथा प्रॉपर्टीज इसका बिहेवियर। द इलेक्ट्रिक फील्ड just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point। देखो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एक चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द चार्ज ऑन ए कंडक्टर आर रीअरेंज होता है, जैसे ही रखते हैं वो चार्ज जो है रीअरेंज होता है और द फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टॉप्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रीअरेंज होगा, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन इसका। तो आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है सर? जो दिखा रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और जहाँ निगेटिव होगा, मान लो यहाँ निगेटिव है, तो यह क्या होगा? इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यहाँ भी हम दिखा सकते हैं इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर मस्ट बी जीरो। अर्थात देयरफॉर यहाँ लिख सकते हो कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the tangent to the surface of the conductor must be जीरो। ऐसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलोंग है उसका वैल्यू जीरो होता है। इसका मतलब यह हुआ दैट इज
ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या है? एंगल विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेक्स विद द टेंजेंट टू द सरफेस। तो एज आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द सरफेस 0 नहीं है, और तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 का मतलब क्या होगा? कॉस 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ये क्या साबित करता है? फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो, अब है पांचवा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड, पहले ये देख लो प्रॉपर्टी, छोड़ो इसको। पांचवा एक और देख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। पोटेंशियल का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है इंटायर द कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में एक डिफरेंस रिलेशन बताया था, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस चीज़ को हम लोग हटा सकते हैं तो मैग्नीट्यूड के रूप में, तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी आर। ठीक है ना। बट यह जानते हो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनसाइड द कंडक्टर 0 है, तो यह टर्म क्या हो गया? डी वी बराबर 0 हो गया, तो वी बराबर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। ठीक है, एक और देख लो प्रॉपर्टीज बिहेवियर कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में। देखो, क्योंकि सरफेस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन may be different at different points। यह ध्यान है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में, जब किसी कंडक्टर को हम लोग रखते हैं तब। अब देखिए अगला टॉपिक, जैसे कभी प्रूफ करने के लिए 2 नंबर पे यह आ जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट the surface of a charged conductor E बराबर प्रूफ करने के लिए आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। यह शो करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए 2 नंबर का आ जाता है। अब देखो,
इसके प्रूफ के लिए मान लो यह कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, और जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। द चार्ज इस पर मान लो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, ठीक है ना। तो आउटर सरफेस पर देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the surface of the charge conductor is in a direction perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ जैसे मान लो इस एक पॉइंट पर लेते हैं तो आउट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव ए कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि एक स्मॉल सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds बनाते हैं। ए स्मॉल सिलेंडर जिसका कुछ भाग अंदर रहता है सरफेस के और कुछ भाग बाहर रहता है, ठीक है, गॉसियन सरफेस है। अब देखिए हमको P पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ एक सरफेस पर ही एक गॉसियन स्मॉल एलिमेंट एरिया पर विचार करते हैं, वह ds है, ठीक है। अब देखो यहाँ सिलेंडर क्या है, विल इनक्लोज एन एरिया ds ऑफ द चार्ज कंडक्टर एंड दिस सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस फॉर द चार्ज कंडक्टर। अब देखो ये P पॉइंट वेरी क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी द सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। फर्दर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसेज थ्रू द गॉसियन सरफेस ओनली थ्रू इट्स फेसेस एट पॉइंट। अंदर के फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके आउटर सरफेस पर ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसी गॉसियन सरफेस को क्रॉस करेगा जो उसके से होकर गुजरता है। तो अर्थात एट द पॉइंट P, तो यह d फाई बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वेयर ds क्या है, एरिया है, where ds is the area of cross section of the cylinder, ठीक है। तो और सिग्मा यहाँ आप जानते हो कि गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। सपोज करो दैट इज dq बराबर सिग्मा इंटू ds। क्यों लिख दिए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसलिए हम लिख दिए dq बराबर सिग्मा इंटू ds, ठीक है ना। तो अब देखो तो यहाँ d फाई बराबर क्या होगा, इसको 1 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो d फाई इजकल टू ई का वैल्यू, अब देखिए यह हो जाएगा d फाई इजकल टू ई इंटू डी एस है। तो हम लोग क्या करते हैं, यह लिख सकते हैं डी क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यों लिख दिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम आप जानते हो कि डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डी फाई इजकल टू, अब इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू के बदले क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखो तो यह क्या है, यह भी डी फाई के बराबर है और
यह भी डी फाई के बराबर है, डी फाई यह भी, तो इसको समीकरण 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग क्या लिखेंगे, ई इंटू डी एस बराबर सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डी एस से डी एस काट दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड के रूप में ऐसे लिखे हो, लेकिन अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप दे देंगे। यह कभी कभी एग्जाम में आता है, पूछता है कि यूजिंग द गॉसेस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, या ऐसे भी पूछ सकता है एन कैप। ठीक है।